गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू क्लास 10th साइंस। बच्चे, आज हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने एनर्जी क्राइसिस और एक आइडियल फ्यूल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज आर बेसिकली नॉन रिन्यूएबल and traditional sources of energy which we are using for long ago, right? तो ये सारे ही उस टाइप के सोर्सेज हैं जो एक बार में ख़त्म हो जाएंगे और जिन्हें हम कई सालों से कई एंशियंट मतलब हम एंशियंट टाइम से इनको यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारे फॉसिल फ्यूल्स, फायरवुड, इट डिपेंड्स कि हम उसे एक बड़े स्केल पे यूज़ कर रहे हैं या छोटे स्केल पे। तो सबसे पहले जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं बेटा? जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स, जब डेड ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज ना होने की बजाय बहुत लंबे समय के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर में ज़मीन के अंदर दबे रहते हैं, तो दे कन्वर्ट इनटू फ्यूल्स। बिकॉज दे आर फ्रॉम फॉसिल्स, वी कॉल देम फॉसिल फ्यूल्स। जो भी हमारे प्लांट्स हैं, जैसे कहीं पर कोई पूरा का पूरा फॉरेस्ट दब गया या फिर ओशियन के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब ये सारी चीज़ें हमारी लैंड के अंदर दब जाती हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि इनके ऊपर कुछ इस तरीके की लेयर्स आ जाती हैं कि ये डिकम्पोज नहीं हो पाते, डिकम्पोजर्स इनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते। इन दैट केस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगातार सालों तक इनके ऊपर रहने की वजह से ये एक फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। दिस स्लाइड टॉक्स अबाउट हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड 300 मिलियन ईयर्स अगो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जाइंट प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स, सारी चीज़ें वाटर और लैंड के अंदर दबती चली गई और यही चीज़ें साल दर साल मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए जब दबी रही और इनके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर लगातार पड़ता रहा, तो ये चीज़ें कोल में कन्वर्ट हो गई। सेम इज़ द वे फॉर पेट्रोलियम। ओशियन लाइफ, जब ये सारी चीज़ें इस तरीके से दब जाती हैं और प्रेशर और टेम्परेचर बहुत इनके ऊपर रहता है, तो ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम पेट्रोलियम से डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाल पाते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, वैक्स एक्सेट्रा। अब फॉसिल फ्यूल्स हम लोग यूज़ तो बहुत बड़े नंबर पे कर रहे हैं, बहुत बड़े अमाउंट में कर रहे हैं और बहुत बड़े स्केल पर हमारे फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ हो रहा है। कोल एंड पेट्रोलियम जो है एक वाइडली यूज्ड फ्यूल्स हैं, बट स्टिल दे हैव certain disadvantages like pollution. The biggest disadvantage of fossil fuels we can say is pollution. ये सबसे ज़्यादा, बिकॉज इनकी जो बर्निंग है, जब ये बर्न होते हैं, इनका कंबशन होता है, तो कार्बन के प्रोडक्ट, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, तो कार्बन के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। These are thermal power plants, जहाँ पर हम हमारे fossil fuels यूज़ करते हैं। As the name suggests, thermal is for heat। तो ये जो पावर प्लांट्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किसकी हेल्प से हो रही है? विद द हेल्प ऑफ हीट। तो इन प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाय हीट, और वो हीट के लिए जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। थर्मल पावर प्लांट्स के वही सारे डिसएडवांटेजेस हैं जो कोल एंड पेट्रोलियम। बिकॉज हम वहाँ कोल और पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। स्टार्टिंग टाइम एंड एफिशिएंसी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल्स को हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। कहीं पे फ्यूल प्रोड्यूस हुआ, कोल और पेट्रोलियम कहीं आया, थर्मल पावर प्लांट कहीं पे लगा हुआ है, सो फ्यूल हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड। फिर वहाँ जो पावर जनरेशन हुआ है उसका कॉस्ट, उसका स्टोरेज, और हमें इन सबको काम करने के लिए जो मैन पावर चाहिए वो भी स्किल्ड मैन पावर चाहिए। उस प्लांट की जो एक पर्टिकुलर अपनी लाइफ है,
तो ये सारे थर्मल पावर प्लांट्स के डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो इज़ फॉर वाटर, पावर इज़ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स दीज आर द प्लांट्स जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाटर की हेल्प से प्रोड्यूस हो रही है, नॉट एग्जैक्टली वाटर, बेसिकली द एनर्जी विच इज़ बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लो ऑफ वाटर। यहाँ पर वाटर की हेल्प से जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है उसको स्टोर करके, जब वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पे पहुँचा के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया, देन उसको अलाउ किया मूव करने के लिए, तो वो सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। एंड व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत फ्लो से पानी जाता है और ये टरबाइंस को रोटेट करता है। दिस इज़ द इनसाइडर ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, जहाँ पे ये डैम्स क्रिएट किए जाते हैं। डैम्स एक फ्लो जो होता है वाटर का उसको रोकते हैं और पूरा क्रिएट करके रखते हैं। जब यहाँ पे पूरा पोटेंशियल एनर्जी इसकी पूरी क्रिएट हो गई, ये कंट्रोल गेट को खोलेंगे और पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से इसके थ्रू आएगा एंड इट विल मेक दिस टरबाइन रोटेट। और जब ये टरबाइन रोटेट करेंगी, इट इज़ इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये टरबाइंस रोटेट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी एंड देन दैट इलेक्ट्रिसिटी विल बी transferred to different areas using these power lines. So this is how a dam works. जो डैम्स बनाए जाते हैं बड़ी बड़ी नदियों पर, उनको बनाने के पीछे रीज़न ये हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स ऑल्सो हैड सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ वाटर को ले रहे हैं, वाटर की स्पीड की वजह से टरबाइंस रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोल्यूशन इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू। बट अदर देन दैट, जहाँ पर भी हम डैम्स बनाते हैं वहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, उसके लिए हमें वहाँ पे लोगों को हटाना पड़ता है। मीन्स वी नीड अ स्पेस, तो बहुत ज़्यादा लोगों को माइग्रेट करवाया जाता है, एरिया क्लियर करवाया जाता है, वहाँ की फ्लोरा एंड फौना डिस्टर्ब होती है, एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है। उसके बाद इन्हीं कन्वेंशनल मेथड्स पे हमारे पास थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स हैं। थोड़ी बहुत हमने, जैसे अगर छोटे स्केल पर अगर हमें कुछ काम करना है, तो उन छोटे स्केल्स पर काम करने के लिए हमने कुछ छोटे छोटे से इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस बायोगैस प्लांट। ये बायोगैस प्लांट जो है, इसमें बेसिकली सारा काम जो होता है वो एक बायोगैस की हेल्प से होता है। बायोगैस मीन्स जो काउ डंग, जो भी एक्सक्रीट होता है लाइव स्टॉक्स का, कैटल्स का, उसको इस मिक्सिंग टैंक में भरा जाता है विद वाटर, जिसको हम बोलते हैं स्लरी। उसके बाद ये स्लरी पास की जाती है टू दिस डाइजेस्टर टैंक, जहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं इंक्लूडिंग मीथेन। सारी गैसेस इस गैस होल्डर में स्टोर करके इन पाइपलाइंस के थ्रू हाउस होल्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। बट बिकॉज ये छोटे एरिया के लिए, रूरल एरियाज़ के लिए थोड़ा सा पॉसिबल है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल बचता है वो सारा इस टैंक में डाल दिया जाता है, विच एक्ट एज अ मैन्योर। वो मैन्योर की तरह फर्दर यूज़ में आ जाता है। बायोगैस प्लांट के फ़ायदे हैं, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू इज़ गुड बिकॉज इसमें एक मीथेन गैस है विच हैज़ अ गुड कैलोरीफिक वैल्यू। क्लीन फ्यूल है, नो पोल्यूशन, रेसिड्यू कुछ भी नहीं है। जो रेसिड्यू बन रहा है वो सारा एज अ मैन्योर यूज़ हो जा रहा है, पाइपलाइंस के थ्रू देना ईजी है। सो इट इज़ इकोनॉमिकल एज वेल बिकॉज एक्सक्रीटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्री। बट देर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस एज वेल ऑफ बायोगैस, जिसमें हमारे क्या प्रोसेस आते हैं, बिकॉज इसमें क्या है, एक्सक्रीट लेना है, बहुत अट्रैक्टिव, इकोनॉमिकली इज़ नॉट मच अट्रैक्टिव। सो इस वजह से इसको बहुत बड़े बड़े स्केल पर हम यूज़ नहीं करते थे और इसे हर लोकेशन पर सेट करना इज़ नॉट ईजी। ठीक है। और जो मेटल होता है बायोगैस चैम्बर का, वो करोड हो जाता है, तो वो भी एक कॉस्ट पे ऐड ऑन हो जाता है। देन कम्स द विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, इसके लिए हम दीज विंड मिल्स, ये जो विंड मिल्स हैं इनको एक ये जो विंड मिल्स हैं इनको एक बहुत बड़े से एरिया में बच्चों इम्प्लांट कर दिए जाती हैं,
उसके बाद जनरली इन्हें कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पे विंड स्पीड इज़ क्वाइट हाई, सो दैट दे कैन रोटेट। और ये बहुत बड़े एरिया में बहुत सारी एक साथ लगाई जाती हैं, सो दैट जब विंड आए तो ये सारे रोटेट करना शुरू कर दें। जब ये सारे एक साथ रोटेट करते हैं तो टरबाइंस रोटेट करती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके पाइपलाइंस के थ्रू, मेन लाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है। अगेन दिस विंड एनर्जी हैड सर्टेन डिसएडवांटेजेस। You need a very big area. The wind speed is limited, means it should always be with a good speed. Installation is excessive expensive. So it has although it has some advantages as well. Advantages we can say because pollution नहीं है, wind energy है तो कोई pollution नहीं है, और as such कोई इसका बहुत बड़ा वो नहीं है। बट डिसएडवांटेजेस में यही है कि बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा एरिया चाहिए, इसको इंस्टॉल करना एक्सपेंसिव हो जाता है। साथ ही साथ इसकी मेंटेनेंस भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि हमने खुले में सारी ब्लेड्स लगाए हुए हैं, विंड मिल्स लगाई हुई हैं, तो विंड, रेन, सनलाइट, इन सब की वजह से ये जो मटेरियल है ये करोड भी होता रहता है। तो बच्चे ये सारा था हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।